जी हाँ दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके संगम नगरी प्रयागराज से ऐसा कौन सा ऐलान किया जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जेनजी का, उन छात्रों का जिन्होंने आंदोलन जंतर मंतर पे किया, अगला आंदोलन उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। आखिर यह कैसे फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है? और राहुल गांधी ने प्रयागराज में चंद छात्रों के समूहों से मुलाकात के बाद में वो कौन सा संकेत दिया है और किस तौर से मन से वो पोल और परतें खोली जो अभी तक जनता के सामने शायद ही मोदी शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके सामने आया होगा। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देश में मौजूदा हालात में जेनजी सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। देश के राजनीतिक हालात को भी अब जेनजी ने बदलने का बेड़ा उठा रखा है और इसीलिए अभिजीत दीपिके ने अभी एक दिन पहले ऐलान कर दिया कि सिर्फ शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि अब देश में युवाओं से जुड़ी समस्याओं, छात्रों से जुड़ी समस्याओं, बेरोजगारों से जुड़ी समस्याओं और देश के वो महत्वपूर्ण समस्याओं का मुद्दा सरकार के सामने न सिर्फ रखेंगे बल्कि उसको डंके की चोट पर ठीक कराएंगे। दोस्तों, 8 अगस्त के करीब 7:30 बजे के आसपास जब राहुल गांधी उस गूंज कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी। हर तरफ से राहुल गांधी के जयकारे लग रहे थे। लोग राहुल गांधी अभिजीत दीपिके को मिला जुला करके नारे में शामिल कर रहे थे। अभिजीत राहुल जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऐसे भी नारे सुनाई दिए जिसमें नीतीश और नायडू का भी जिक्र आया कि नीतीश और नायडू आप क्या कर रहे हो, आओ यहां देश के जेनजी के साथ। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो देश के किसी राज्य में जाते हैं तो कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से खुद का कनेक्शन निकालते हैं, वहां की भाषा बोलते हैं ताकि वहां के लोग उनसे अपना कनेक्ट कर सकें। ठीक वैसे ही जैसे देश के छात्रों, युवाओं पर लाठियां भजवाने के बाद में वो सेल्फी मोड पर इंस्टाग्राम पर वीडियो शूट करते हैं ताकि देश का जेनजी उनसे कनेक्ट हो सके। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहां भूल जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग वाले फार्मूले को अब बीजेपी पर देश का जेनजी लागू कर रहा है। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने इंट्रोडक्टरी जो जुमले थे उसमें ऐसा सटायर किया जिसमें राहुल तो सच्चाई बोल रहे थे, लेकिन उसकी चोट, उसकी टीस दिल्ली में बैठे हुए अपने सरकारी बंगले में आराम फरमा रहे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को महसूस हो रही होगी। क्योंकि दोस्तों, एक समय था जब प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दुनिया में एजुकेशन का हब माना जाता था, नॉलेज का सेंटर माना जाता था, मगर उसे कैसे संघियों ने, कैसे भाजपाइयों ने और खास तौर पर 12 वर्षों में किस तौर पर उसे तहस नहस करने की कोशिश की गई। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने पर तो उतारू ही है। जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे ज्यादा शामिल हो गए थे कंपटीशन बीट करके। अब ऐसे में राहुल गांधी ने याद दिलाया भाषण की शुरुआत से ही कि कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तहस नहस किया गया, जो यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर एक नॉलेज का हब थी। इलाहाबाद वो जगह है जो राहुल गांधी के पूर्वजों की जन्मस्थली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी बचपन में वहां बहुत वक्त गुजारा होगा। राहुल ने इसी बिंदु से अपने भाषण की शुरुआत की, सुनिए। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. मगर दोस्तों, चारों तरफ नारेबाजी, चारों तरफ राहुल और अभिजीत के जयकारे, चारों तरफ अब देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, नारों के बीच में मंच पर उस समय मोदी और शाह के खिलाफ यूथ और जेनजी ने और हुंकार तेज कर दी जब जेनजी ने राहुल से आग्रह करते हुए मंच पर आकर कहा कि सर, देश का जेनजी आपकी तरफ देख रहा है,
उम्मीदों से कुछ करना होगा आपको, क्योंकि मोदी, शाह और योगी की सरकार ने जेनजी का जीना मुहाल कर रखा है। आप देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उस जेनजी ने मन से ऐलान किया कि सर आप देखिए ना, 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2018 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2020-21 में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2022 में लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2023 में आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2023 में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक। यानी कि इतने सारे लीकेज के बीच में यह सरकार उन चोर दरवाजों से अपने आर्थिक खजाने को भरने की कोशिश कर रही है। सुनिए जरा। सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों के बीच में राहुल गांधी ने वहां के लोगों से जो संवाद किया मंच पर आने से पहले, छात्रों के साथ में उनको मिलकर के जो आश्वासन दिया, उसमें ये तो तय होता दिख रहा है कि अगला जंतर मंतर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनने जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने मंच से जेनजी से संवाद में मोदी शाह की ऐसी कलई खोली, किस किस तरीके से मोदी शाह की सरकार ने देश के युवाओं को छला है, किस तरीके से रील में फंसाकर देश के युवाओं को मजदूर बनाने की कोशिश की है, भारत की शक्ति को, युवाओं को, छात्रों के करियर को बर्बाद करने के लिए किस किस तौर पर तरीके गढ़े गए हैं ताकि इनके भक्त तैयार हों, इनके भक्त इनका झंडा लेकर के आगे बढ़ें। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो फिर अंधभक्ति में कौन इनका झंडा लेकर के इनके नाम के वंदना करते करते आगे बढ़ेगा, जबकि भारत के पास दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। करीब 40 करोड़ युवा इस देश की स्ट्रेंथ है, जिसे मोदी शाह की सरकार ने गिरवी रख दिया है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में दहाड़ते हुए कहा, सुनिए उन्हीं के शब्दों में। दिस इवनिंग, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है।
21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें लगभग तय हो चुका है कि देश की राजधानी जंतर मंतर से सरकार को घेरने और सरकार को झुकाने के बाद बारी अब उत्तर प्रदेश की है। बारी अब देश के उस सबसे बड़े सियासी सूबे की है जो ये तय करता है सुबह कि दिल्ली के गद्दे पर केंद्र में कौन शासन करेगा, कौन उस गद्दे पर होगा। इसीलिए जरूरी है एक ऐसे शख्स को दिल्ली के गद्दे पर बैठाना जो इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रह करके उनके हिसाब से देश को आगे ले जाए। और ऐसी स्थिति में जब भी कोई भी उस जगह पर आएगा तो फिर युवाओं, जेनजी, छात्रों, बेरोजगारों को फोकस में रखकर देश को विकास के पथ पर ले जाएगा। सिर्फ ढकोसलेबाजी वाले नारों से नहीं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये जो आपके दफ्तर के बाहर पकौड़ा तल रहा है वो भी तो रोजगार है। ऐसी अनर्गल बातें करने वाला शख्स देश के सबसे बड़े पद पर बैठा है। सोचिए, तय कीजिए।